बुलाया है एलिया रिजवी साहिबा को, जो कि मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट और काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम एलिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका शुक्रिया एलिया के आने के लिए, क्योंकि इस वक्त सुबह के टाइम आना वो भी रोज़ों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फिर ऐसे टॉपिक पे बंदा सोचता है मैं काम भी मेरा ये है, वहाँ पे भी जाके यही करना है, बात भी वहाँ टीवी पे जाके मैं यही करूँ, लेकिन क्या करें, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना एलिया कि इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतना कम है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, मैंने जैसे कहा कि जब माशरे में डिवोर्स होता है या सेपरेशन होता है या खुला लेती है कोई औरत, तो जो ट्रॉमा से जिस लड़का या लड़की दोनों ही गुजर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जब आपको ठीक है हो गया, डिवोर्स हो गया या खुला हो गया, तो वो जो एकदम से मेंटल प्रेशर आता है उसको कैसे हैंडल किया जाए? सुंदर जो मेरे हिसाब से ज़ाहिर है मेरा जो क्लाइंट वर्क है, जो मैं एक्सपीरियंस देख रही हूँ लोगों का और जो मैंने अब तक ऑब्ज़र्व किया है, उसमें सबसे ज़्यादा आफ्टर डिवोर्स जो आप पे अफेक्ट होता है वो होता है लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कि अब मेरी आइडेंटिटी क्या है, लॉस ऑफ इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके अलावा इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसमें कि आपको अननोन, अनसीन, फ्यूचर में क्या होगा, लोग मुझसे कैसे डील करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं सिंगल, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों का जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, इट्स लाइक ग्रीफ, कि आपकी ज़िंदगी से कोई हमेशा के लिए जा रहा है, तो ट्रॉमा तो है वो, बट वो इंटरलिंक्ड होता है ग्रीफ के साथ। तो ग्रीफ में आपको पता है कि उसके 7 स्टेजेस हैं। आपकी पहले तो एंगर, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस आने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो ये सारा जो कंफ्यूज मिक्स इमोशंस हैं, इनके साथ शुरू में बहुत बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि डिवोर्स पेनफुल ज़रूर है, लेकिन एंड ऑफ लाइफ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब डिवोर्स हो गया, ये एक्सेप्ट कैसे किया जाए कि ये चीज़ हो गई है, अपने आप को उसमें से निकालें कैसे, औरत या मर्द? क्या वो ऐसी कोई थेरेपीज़ करवाएं, कोई वर्कआउट करें, अपनी कोई रूटीन चेंज करें, क्या ऐसा करें कि वो उससे बाहर निकलें? क्योंकि देखिए एलिया, मेरा ये सवाल इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, आप डिसीजंस ले ही नहीं सकते, जो लेंगे आप गलत डिसीजन लेंगे, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग डिसीजन मेकिंग पावर में है ही नहीं ना। अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ रही है, तो आया क्या कुछ देर उस डिसीजन को होल्ड कर लिया जाए और पहले अपने आप को ज़रा सा वापस आने दिया जाए, आप खुद में वापस आ जाएं, फिर उस डिसीजंस को लें? आप क्या रिकमेंड करेंगी? सोनिया, आप जब डिवोर्स के प्रोसीजर से गुजर रहे होते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि मैंने जैसे बोला ग्रीफ बहुत पेनफुल होता है, ट्रॉमेटिक होता है। उसमें जो मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, या एक जो जनरल आप अगर साइकोलॉजी को देखें तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपका इतना ज़्यादा होता है कि उस वक्त आपकी जो कॉग्निटिव हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, आप इमोशनल होते हैं, आप ओवरवेल्म्ड होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इस्लाम में भी और लॉ में भी, जैसे मैं सुन रही थी अभी थोड़ी देर पहले अनम बोल रही थी कि 3 मंथ्स का टाइम होता है, वो इसलिए होता है कि जो आपका एक इमोशनल टर्बुलेंस है, आप उससे निकल जाएं और माइंडफुल होके फिर आप डिसीजन लें। तो मैं तो यही कहती हूँ कि किसी चीज़ को आप जल्दी ना करें, ये एक हीलिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। और कुछ लोग अपने इमोशंस से भागते हैं, तो नेवर रन अवे फ्रॉम योर इमोशंस, एक्सेप्ट देम, अलाउ देम टू कम इन, टू फील इट एंड देन लेट इट गो। अगर आप इमोशन से भागेंगे तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी में रहते हैं। हाँ, तो शुरू में जब डिवोर्स का टाइम है, इमोशंस को फील करें और उस पीरियड में आप किसी चीज़ के लिए रश नहीं करें, आप उसको स्लोली प्रोसेस करें, जैसे कि 3 मंथ्स का खुला का भी टाइम है और डिवोर्स का भी टाइम है। अच्छा एलिया, अगर हम उसी पीरियड की अभी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, तो मैं चाह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो नशिस्त है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक सेशन की है। ड्यूरिंग दैट ट्रामा हम पैनिक अटैक्स भी देखते हैं कि आते हैं और पता नहीं होता कि ये हो क्या रहा है हमें। वो पैनिक अटैक्स, उनको पता ही नहीं होता कि ये जो फील कर रहे हैं ये पैनिक अटैक है। ऐसी क्या कंडीशंस लड़का या लड़की या कोई भी XYZ जो ट्रॉमा से गुजर रहा हो वो महसूस करे, तो उसको आप क्या कहेंगी कि अगर आप ये फील कर रहे हो तो इसका मतलब है ये पैनिक अटैक है, और फिर उसको कैसे हैंडल किया जाए उस पैनिक अटैक को? या सो बेसिकली आफ्टर दिस ट्रॉमेटिक एपिसोड, तो यूजुअली होता क्या है कि जो आपके इमोशंस आप या तो इंटरनलाइज कर रहे होते हैं या कुछ इमोशंस आप सप्रेस कर रहे होते हैं, तो वो आपकी समहाउ बॉडी फील करती है। ठीक है, बॉडी फील करती है, उसको हम कहते हैं एम्बॉडीड एक्सपीरियंस या सोमैटिक एक्सपीरियंस।
अब वो आपकी जो बॉडी फील कर रही है, तो एंग्जाइटी भी हो सकती है, एंग्जाइटी अटैक हो सकता है, पैल्पिटेशन, चोकिंग, आपका जो ब्रीदिंग है वो रुक रहा है, चोक कर रहा है, थ्रोट ड्राई हो रहा है, या आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में लोगों को IBS हो जाता है या एसिडिटी के इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सब कॉर्टिज़ोल और एड्रेनलिन का जो इफ़ेक्ट आपका स्ट्रेस से ऊपर आता है, तो उससे कभी कभी लैक ऑफ स्लीप भी होती है, उससे कभी कभी आपकी क्या नाम है, लैक ऑफ स्लीप, एंड देन आपका इमोशनल ईटिंग, या फिर स्ट्रेसफुल ईटिंग जिसे हाँ, कहा या जाता फिर है। कम खाना, या बिल्कुल ही भूख उड़ जाना, या बहुत ज़्यादा खाना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके लिए मैं सबको यही कहती हूँ कि प्लीज़ अपने इमोशंस को इंटरनलाइज नहीं करें, उसको निकालें। तो ऐसे टाइम पे कोई आप प्रोफेशनल हेल्प ले लें तो वो हाँ, ज़्यादा इसमें बेहतर कोई है। हर्ज की बात नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपको ऐसी कोई चीज़ महसूस हो रही है जो कि अनयूजुअल है, और आपको पता है कि इससे पहले आपने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि जब हमें महसूस हो रहा होता है तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि ये है क्या जो हम इस वक्त फील कर रहे हैं। आया ये पैनिक अटैक है, ये एंजाइटी है, स्टमक में इशू हो रहा है, तो हम रिलेट करते हैं शायद हमने कुछ खा लिया होगा। लेकिन अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। एक तो ये कि ये आपका प्राइवेट मामला होता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई किसी को पता चल जाएगा तो ये हो जाएगा, ये डॉक्टर का और आपका प्राइवेट मामला होता है, ये कहीं पे भी रिवील नहीं किया जाता है। और देयर इज़ नो हार्म इन इट। अगर भाई आपको बुखार होता है तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल, गला खराब फिजियोलॉजिकल होता है तभी तो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, लेकिन लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज को इतना इम्पोर्टेंस वो भी नहीं एक देते। स्टिग्मा बन गया है ना हाँ, हमारा एरिया। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने निकाल के रखे हुए हैं, आप तो मैं चाहूँगी कि मैं वही आपसे भी करूँ। व्हाट आर द फर्स्ट रेड फ्लैग्स दैट पोस्ट डिवोर्स स्ट्रेस इज टर्निंग इनटू क्लिनिकल डिप्रेशन? ओके, सो आपने अपने आप को ये मॉनिटर करना है कि ऐसा तो नहीं कि आप बहुत कंसिस्टेंसी के साथ सैडनेस में हैं, आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने का दिल नहीं चाह रहा, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, इंसोम्निया हो रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंसोम्निया हो रहा है, या फिर आप जो हैं स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, या आपको भूख ही नहीं लग रही है, या आप कहीं पे किसी को अपना क्राइंग शोल्डर बना रहे हैं, ये भी एक रेड फ्लैग है। राइट आफ्टर डिवोर्स यू कैन नॉट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनी वन, स्पेशली अपोजिट जेंडर। अगर आदमी इस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है तो औरत पे ना हो, अगर औरत गुजर रही है तो मर्द पे ना हो, क्योंकि वो आपका रीबाउंड हो सकता है, वो आपका ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है। उस वक्त आपकी जो कॉग्निटिव पावर है वो बहुत वीक होती है, आप हर चीज़ इमोशनली कर रहे होते हैं। तो उसमें जो टूल्स हैं जो हम थेरेपी में लोगों को बताते हैं वो ये है कि अगर आपकी इमोशनल ईटिंग हो रही है तो आपने उसके अंदर अपने आप को स्ट्रक्चर करना है कि मैं एक दिन में अगर मैं 4 मील खा रही हूँ तो मैं कैसे इसको 3 मील पे ला सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और उस इमोशनल ईटिंग में एक और चीज़ होती है कि जब आप का कंट्रोल ख़त्म होता है तो आप अपना कंट्रोल ढूंढ रहे होते हैं कि अब मेरा लाइफ में किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, तो चलो मैं ये फूड पे कंट्रोल कर लूँ अपना। तो वो भी एक आपको हाई देता है, वो आपको एक जैसे शुगर रश आप कहते हैं, या लोग शुगर पे या कार्ब्स पे ज़्यादा चले जाते हैं। तो उस इमोशनल ईटिंग में आप ये सोच सकते हैं कि ओके, अगर मैं इमोशनल ईटिंग कर रही हूँ तो मैं इसको मॉनिटर कैसे कर सकती हूँ। अगर मैं एक दिन में 4 मील खा रही हूँ तो मैं इसको 3 पे कैसे ला सकती हूँ। दूसरा, अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है तो आप ये नहीं अपने आप को बाउंड करें कि जी मुझे घर का ही खाना खाना है। अगर आपको अचानक कोई क्रेविंग हो रही है, आप कर लें ऑर्डर इन, आप मंगवा लें, आप बाहर जाके खा लें, किसी दोस्त के साथ प्लान बना लें। यू नो, अपना रूटीन, अपना एनवायरनमेंट ये चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर ऐसे वक्तों में आपने कहा ना कि आप दोस्त के साथ प्लान बना लें, तो सोशल एंजाइटी भी शुरू हो जाती है साथ में। दिल ही नहीं चाहता, जैसे कुछ खाने का दिल नहीं चाहता, ऐसे ही लोगों से भी मिलने का दिल नहीं चाहता। आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, आपको लगता है बस दुनिया ख़त्म हो गई है, अब इसके बाद क्या होगा। आप नींद, आपने कहा जैसे आप स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं और नींद की दवाओं पे चले जाते हैं, तो फिर इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करें? नींद, देखिए नींद का तो यही है कि अगर आपको नींद लेट से पूरी रात नहीं आ रही है, अच्छा अब तो डॉक्टर्स जो ज़्यादातर और थेरेपिस्ट भी जो नींद के लिए बताते हैं वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बताते हैं। उस कोई भी यू नो बेंजोडाइज़ेपिन से बेहतर है कि आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले लें, ठीक है। नींद के लिए एक और चीज़ है कि आप रिवर्स साइकोलॉजी करें अपने साथ। आप ये नहीं बोलें अपने आप को बार बार कि ओह मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मुझे सोना है, मुझे सोना है। नहीं, आप बोले अच्छा इट्स ओके, नहीं सोती मैं एक दिन, नहीं सोना मुझे। रिवर्स साइकोलॉजी,
उससे भी बहुत मैंने देखा है कि मेरे लोगों साथ को तो वो फर्क भी पड़ता काम है। नहीं करती। मैं दोनों ही जाग रहे होते हैं। मैं और मेरे रिवर्स साइकोलॉजी दोनों मिलके मूवी देखते हैं फिर नेटफ्लिक्स पे। ओके राइट। तो एक ये चीज़ है, और सोशल एंजाइटी की आप बात कर रही हैं, तो सोशल एंजाइटी में सबसे पहले आपने किसी की जजमेंट का कोई केयर नहीं करना है। सोशल जजमेंट तो आप चाहे सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप जो हैं वो सिंगल पेरेंट हैं, हर हाल में आता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों के लिए सेम चीज़ है। आप किसी को भी ऑब्लाइज नहीं करते जवाब देने का। यू डोंट ओ एनी एक्सप्लेनेशन टू एनी वन। फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखना है कि मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे किसी की भी क्यूरियोसिटी को एंटरटेन नहीं करना है। सिंपल एक जवाब है कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आई एम फोकसिंग ऑन माई हीलिंग एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड।